से कम अपने गांव में सब सस्ता तो है। अरे हम तो शहर कभी नहीं जाएंगे, ये गांव ही हमारा माई बाप है। हरिया और सुरेश दोनों बातें करते करते अपने खेत पर चले जाते हैं, जहाँ हरिया और सुरेश बहुत अच्छे दोस्त थे। वहीं हरिया की पत्नी मोहिनी और सुरेश की पत्नी विमला भी दोनों एक अच्छी पड़ोसन के साथ साथ अच्छी दोस्त थी। ऐसे ही एक दिन मोहिनी और विमला बाजार जा रही थी कि तभी विमला बोलती है, भगवान करे इस बार फसल अच्छी हो जाए ताकि हम इस बार त्योहार अच्छे से मना सके। हाँ विमला बहन, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। 2 साल पहले बाढ़ आई थी जिसका असर 2 साल तक रहा, लेकिन इस बार बारिश ठीक ठाक हुई तो हमारी फसल बहुत अच्छी होगी। हाँ, वैसे हमारे पति कह रहे थे कि शहर चले जाते हैं, वहाँ बहुत काम मिलता है, कैसे भी करके गुजर बसर तो हो ही जाएगा। हमारा भी बहुत मन है कि हम शहर में रहें, पर हमारे वो इसके लिए कभी नहीं मानते हैं। हमें तो लगता है जब तक यहाँ बाढ़ नहीं आएगी कोई जाएगा ही नहीं। अब तुम हमारे झुमरी के पिता को ही देख लो, जो गांव से निकलकर शहर गए हैं और अच्छी आज की ताजा खबर, मोदी ने विपक्ष के छक्के छुड़ाए। आज की ताजा खबर पढ़े, सलमान विक्की की बीवी लेकर भागा, आसमान से टूटा तारा भोपाल के एक बच्चे को मिला। आज की ताजा खबर। मदन चिल्ला चिल्ला कर अखबार बेच रहा था, लेकिन कोई भी उसकी अखबार को नहीं खरीद रहा था, और खरीदेगा भी क्यों। आज के जमाने में स्मार्टफोन पर सभी ऑनलाइन न्यूज जो पढ़ते हैं, जिसके चलते पूरा दिन मदन की अखबार नहीं बिकती और वो थक हार कर घर आता है, जहाँ उसकी पत्नी कमला उसके आते ही कहती है, आ गए आप, आज भी नहीं बिकी ना अखबार, ऐसे ही रहा तो कैसे चलेगा। अब गरीबों के अखबार कौन खरीदता है, महंगे महंगे फोनों में सारी खबरें पहले ही आ जाती हैं। अब तुम ये सब छोड़कर खाना डालो, बहुत भूख लगी है। जरा सोनिया का इंतजार कर लीजिए, वो जरा मिट्टी के दिए बेचने गई है। तुमसे कितनी बार कहा है सोनिया को ऐसे काम पर मत भेजा करो। अरे काम करने के लिए मैं बहुत हूँ। खुद से गई है, वो कहती है कॉलेज की तरफ से ट्रिप पर बच्चे जा रहे हैं तो उसको भी जाना है। अब गरीब होकर वो सभी के साथ कैसे जा सकती है, ये सब सोचेंगे ना, इसलिए वो दिए बेचने गई है। कमला आगे कुछ बोलती इससे पहले ही सोनिया आती है और वो आगे की कहानी बताते हुए कहती है, हाँ पापा, और मैंने दिए अपने कॉलेज के बाहर बेचे हैं ताकि मेरे कॉलेज वालों को भी पता लगे कि मैंने ट्रिप के पैसे दिए बेच कर दिए हैं। अब अगर गरीब हूँ तो थोड़ी गरीबी तो दिखानी पड़ेगी। ये हुई ना मेरी बेटी वाली बात। चल अब हाथ मुंह धो ले, फिर पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खाते हैं। कमला अपने और अपने परिवार के लिए खाना परोसती है। एक कटोरी में शाही पनीर, एक कटोरी में दाल मखनी, नान, रसमलाई। इन सब खाने को देखकर मदन कहता है, आहा भाग्यवान, मजा आ गया खाना देखकर। मदन और सोनिया जैसे ही एक बाइट खाने जाते हैं, उतने में ही उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये देखकर तीनों एक दूसरे का मुंह ताकने लगते हैं। तभी कमला दरवाजा खोलती है तो सामने उसकी पड़ोसन माला खड़ी थी, जिसने हाथों में सब्जी पकड़ी हुई थी, और वो कमला से कहती है, कमला बहन, मैंने सुना आज मदन भाई का एक भी अखबार नहीं बिका, इसलिए लो मैं तुम्हारे लिए सब्जी लेकर आई हूँ। आखिर एक गरीबी गरीब के काम आएगा ना। माला बहन, तुमने हमारे बारे में इतना सोचा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम सब खाना खाने बैठे ही थे, कल की सब्जी पड़ी थी और रात की रोटी वही गरम कर ली थी। माला ये सुनकर अंदर आती है और मदन व सोनिया की प्लेट में बासी खाने को देखकर कहती है, मदन भाई साहब, सोनिया बिटिया, तुमको ये खाना खाने की जरूरत नहीं है, मैं सब्जी लाई हूँ, वो खाओ, और चाहो तो रोटी भी दे देती हूँ। आपका शुक्रिया माला बहन, लेकिन हम गरीबों के नसीब में ऐसा ही खाना है। लेकिन आज आपकी बदौलत हम ताजा खाना खाएंगे, शुक्रिया आपका। देखना, हम गरीबों के भी दिन बदलेंगे। अब आप खाना खाइए, मैं चलती हूँ। माला इतना बोलकर चली जाती है, जिसके बाद कमला दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेते हुए कहती है, ये गरीब करोड़पति होना भी कितना मुश्किल है, गरीबी दिखाते हुए अमीरी के मजे लेने पड़ते हैं। खैर, आप दोनों खाना खाओ, मैं इस सब्जी को फ्रिज में रख देती हूँ, कभी किसी और दिन कोई आया तो उसके दिखाने को काम में आएगी। इतना बोलकर कमला सब्जी रख लेती है और तीनों मिलकर अपना शाही खाना एंजॉय करते हैं। अगली सुबह सोनिया कॉलेज जाने के लिए अपनी एक नई ड्रेस निकालते हुए कहती है, माँ, आज मैं ये वाली ड्रेस पहन जाऊँ कॉलेज? पर बिटिया, ये तो ब्रांडेड है, तुझे पता है सब देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। हाँ बिटिया, मुझे देख, मैं फटे हुए पजामे पहन कर जाता हूँ अखबार बेचने। अरे पापा मम्मी क्यों परेशान होते हो, मैं भी आपकी बेटी हूँ। इतनी गरीबी दिखाऊंगी ना कि किसी ने सोची तक नहीं होगी। इतना बोलकर सोनिया ड्रेस के ऊपर लगे लेबल को बदलकर जारा को मारा कर देती है, और जब वो ये ड्रेस पहनकर घर से बाहर जाती है तो उसकी पड़ोसन माला देखकर कहती है, अरे सोनिया बेटी, तुम्हारी ड्रेस तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन महंगी लग रही है। महंगी? पता नहीं आंटी, मेरी कॉलेज में एक लड़की इस ड्रेस को कूड़े में फेंक रही थी, उसकी मम्मी ने उसको दी थी, उसको पसंद नहीं आई, उसने फेंक दी, मैंने उठा ली। मेरे पास तो इतने अच्छे कपड़े खरीदने के पैसे हैं नहीं, तो मैंने उठाकर पहन ली। बेटा, तूने सच में बहुत बुरे हालात देखे हैं। गरीबी बच्चों से उनका बचपना छीन लेती है। वो तो अच्छा है कॉलेज में गरीब बच्चों के लिए पढ़ाई मुफ्त है, वरना इस गरीबी के चलते तू कभी कॉलेज जा ही नहीं पाती। हाँ आंटी, ये तो सच बोला आपने, अब गरीब है तो गरीबी तो झेलनी पड़ेगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। सोनिया अपने कॉलेज चली जाती है, जिसके बाद उसको कॉलेज में सभी अच्छी ड्रेस पहने देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी उसके कॉलेज की एक लड़की मीशा उसके पास आकर कहती है,
आज ये गरीब दिए वाली अमीरों सी कैसी सजी है। ड्रेस देखने में तो ब्रांडेड लग रही है, लेकिन ऐसा कौन सा ब्रांड है जो गरीबों को स्पॉन्सर कर रहा है। मीशा सोनिया के आगे पीछे घूमती है। तभी उसको सोनिया की गर्दन के पीछे ड्रेस में उस ड्रेस का टैग दिखता है जिसमें लिखा हुआ था मारा। ये देखकर मीशा उस टैग को उखाड़ते हुए सबसे कहती है, देखो गाइस, गरीबों का नया ब्रांड खुला है, ज़ारा का सस्ता वर्जन मारा। किसी ने इसको मार मार कर मारा का ब्रांड दिया होगा। क्या बात है, दिए बेच के गरीबी मिटाने की कोशिश हो रही है तेरी, लेकिन याद रखियो कि तू गरीब है और गरीब ही रहेगी। मैं अपनी जगह नहीं भूलती, मैं गरीब हूँ, ये बात मुझे अच्छे से पता है। सोनिया को पूरा कॉलेज गरीब गरीब कहकर चिढ़ाता था, लेकिन वो किसी को पलटकर जवाब तक नहीं देती। तो वहीं दूसरी तरफ मदन दोबारा से ट्रैफिक सिग्नल के पास जाकर गाड़ियों के रुकने पर उनके शीशे खटखटाते हुए कहता है, साहब ये अखबार ले लो, आज की ताजा खबरें लिखी हैं। साहब एक तो ले लो, गरीब के घर चूल्हा जल जाएगा साहब। मदन गाड़ियों के पीछे भागता, लेकिन कोई उसका अखबार नहीं खरीदता। एक आधा कोई बूढ़ा व्यक्ति खरीद लेता, तो बस यही उसकी कमाई थी। बावजूद इसके वो रोज खुशी से घर आता और दिक्कत समस्या उसे जीने में बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी अखबार ना बिकने पर कभी उसने किसी से पैसे उधार तक नहीं मांगे थे, जिसके चलते कुछ लोगों को उस पर शक होता है। और एक दिन सुबह सुबह जब पूरा परिवार सो रहा था, तभी घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। ये दस्तक सुनकर कमला कहती है, अजी देखिए ना कौन है, चैन से सोने भी नहीं देते। मुझे नींद आ रही है, तुम देखो उठकर। दोनों ही एक दूसरे को बोलते रहते हैं। इतने में जोरों से दरवाजा बजता है और एक आवाज आती है, खोलते क्यों नहीं हो? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए हैं, खोलो दरवाजा। ये सुनते ही पूरे परिवार की आंख खुलती है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उन्हें दरवाजा खोलना पड़ता है। अब पूरे घर की तलाशी की जाती है। साथ ही घर से मिलने वाले सारे कागजात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लेके जाए जाते हैं, जहां मदन और उसका पूरा परिवार जाता है। सारे पेपर्स की जांच करके पता चलता है कि मदन की खुद की 5 कंपनी है और उसके सारे पेपर्स लीगल थे। वो टैक्स टाइम पर भरता था और कुछ भी काले तरीके से उसने नहीं छुपाया था। ये देखते हुए इंस्पेक्टर मदन से कहता है, तुम तो एक गरीब करोड़पति निकले, लेकिन ये बताओ इतना पैसा होते हुए, इतना कारोबार होते हुए यूं गरीबों की तरह क्यों रह रहे हो, जबकि सब कुछ लीगल तरीके से चला रहे हो। साहब आजकल अमीरों के इतने दुश्मन हैं कि मैं नहीं चाहता था मेरे कारोबार को या मेरे परिवार को कोई बुरी नजर लगे, इसलिए इतना पैसा होते हुए भी मैं गरीब करोड़पति बन के रहा, जिससे मैं और मेरा परिवार खुश रह सके। हाँ साहब, और हमें ऐसे रहने में कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन अब सब कुछ सबके सामने आ गया कि तुम एक गरीब नहीं बल्कि करोड़पति हो। कोई नहीं साहब, एक न एक दिन तो होना ही था। मदन के हामी भरने पर इनकम टैक्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको बताता है कि गरीबों की झोपड़ी में एक गरीब करोड़पति रहता था। ये खबर जब पूरे शहर में फैलती है तो मदन, कमला और सोनिया को जानने वालों के होश उड़ जाते हैं। माला अपने घर में ये खबर देखकर कहती है, हे भगवान, अब तो गरीबों से विश्वास ही उठ जाएगा। कौन गरीब है, कौन दिखावा कर रहा है, पता ही नहीं चलता। तो वहीं मीशा ये खबर देखकर बोलती है, वो सोनिया एक करोड़पति बाप की बेटी है, मतलब उसकी वो ड्रेस मारा की नहीं ज़ारा की थी। अब मैं उसके सामने गई तो उसकी नहीं मेरी ही बेइज्जती होगी। सच सामने आने के बाद मदन अब अपने असली घर यानी कि एक बंगले में शिफ्ट होता है, जिसके बाद वो कई ऐसे काम करता है जिससे गरीबों की मदद हो सके। साथ ही अब उसको और उसके परिवार को गरीबी का दिखावा नहीं करना पड़ता। गुनगुन कोलकाता सिटी में अपने पूरे परिवार के साथ रहा करती थी। गुनगुन के पिता एक स्कूल मास्टर थे और वहीं उनकी माँ गाने की टीचर थी। गुनगुन को झालमुरी खाने का बहुत शौक था। उसे जब भी वक्त मिलता वो झालमुरी खाने बैठ जाती। एक शाम गुनगुन झालमुरी बना रही होती है कि तभी उसकी बचपन की दोस्त टिया गुनगुन से मिलने के लिए आती है और उसकी माँ रेशमा से बोलती है, मासी माँ, गुनगुन कहाँ है? वो रसोई में झालमुरी बना रही होगी, उसके अलावा कोई काम नहीं है। ठीक है, देखती हूँ उसे। वैसे मासी माँ, आजकल आप बहुत सुंदर होती जा रही हो। इस सुंदरता का राज मुझे भी बताओ। मस्का कम लगाया कर और जाके देख उस पगली की झालमुरी बनी या नहीं। इतना कहकर टिया भी गुनगुन के पास झालमुरी खाने के लिए चली जाती है। फिर दोनों चटकारे लेकर झालमुरी खा रहे होते हैं कि तभी गुनगुन और टिया की दोस्त दीपा भी वहाँ आ जाती है और तीनों मजे से झालमुरी का मजा लेने लगते हैं कि तभी दीपा गुनगुन से कहती है, गुनगुन, तेरे हाथ की झालमुरी बहुत मिस करेंगे हम। हाँ यार, मुझे भी बहुत याद आएगी। तू क्यों जा रही है दिल्ली? स्टडी करने पागल लड़की, तू भी चल, फिर वहाँ भी ना हम सब अपना स्पेशल झालमुरी बना के खाएंगे। तू पहले स्टडी कर ले, फिर उसके बाद एक झालमुरी का ठेला खोल लियो, MBA झालमुरी वाली, उसमें बहुत अच्छा फ्यूचर है। दीपा की बात सुनकर तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं और ऐसे ही मजाक मस्ती में पूरा दिन गुजर जाता है। फिर टिया और दीपा भी अपने अपने घर को निकल जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। गुनगुन भी अब दिल्ली अपनी स्टडी पूरी करने जा रही थी कि तभी रेशमा बोलती है, गुनगुन मेरी बच्ची, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। ओफो माँ, तुम भी कमाल करती हो, रोना धोना बंद करो। हाँ मासी माँ, ये पढ़ लिख कर झालमुरी वाली ही बनेगी। आप चिंता मत करो, बहुत सक्सेसफुल फ्यूचर है इसमें।
चुप हो जाओ तुम दोनों, मेरा मजाक बना रही हो? वापस आने दो, फिर खबर लेती हूँ। इतना कहकर गुनगुन कार से एयरपोर्ट की तरफ निकल जाती है और कुछ देर बाद दिल्ली पहुंच जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब कॉलेज भी जाने लगी थी। उसे अब अपने शहर की झालमुरी बहुत याद आती है और वो खुद से कहती है, यार यहाँ तो कहीं भी झालमुरी की शॉप नहीं है, कैसे गुजारा होगा मेरा, मैं बिना झालमुरी के कैसे रहूंगी। गुनगुन सोच ही रही होती है कि तभी पीछे से एक स्वीटी नाम की लड़की उससे टकरा जाती है। स्वीटी एक बहुत बड़बोली लड़की होती है जिससे बात करना बहुत पसंद था। तभी वो गुनगुन को उदास देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ, आप इतना सैड क्यों हो? कोई दिक्कत परेशानी? अगर कोई परेशानी होती है तो मुझे जरूर याद करे, मेरे पास हर दर्द का इलाज है। मुझे झालमुरी खानी है। कब? अब। एक बात बताइए मिस, चलो कोई भी हो आप, मेरा नाम स्वीटी है और आपका नाम? गुनगुन। हाँ तो गुनगुनाओ, मैंने कब रोका है, जितना मर्जी गुनगुनाओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दिक्कत परेशानी नहीं है कह कह के सारी सवाल कर डाले, पर जो सवाल पहले पूछा था मैंने उसका जवाब कब देंगी मिस? दिक्कत परेशानी? ओ सॉरी, हाँ तो आपको क्या खानी थी? झालमुरी खानी है, बहुत दिन से नहीं खाई और मैं झालमुरी को ना बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है, आज पहली बार नाम सुना है मैंने, और नाम इतना अटपटा क्यों है भाई? क्योंकि ये चटपटा होता है ना, इसलिए इसका नाम अटपटा है। इतना कहकर दोनों मार्केट की तरफ चले जाते हैं, पर दोनों को कहीं भी झालमुरी वाला नहीं दिखता। और थोड़ी दूर के बाद स्वीटी एक ठेले से चिप्स खरीदती है और गुनगुन को भी खिलाती है। तभी गुनगुन को एक आइडिया आता है, अरे वाह, ये तो बहुत ही टेस्टी है, थोड़ा और खरीद देते हैं, मैं घर जाकर इसका कुछ बनाऊंगी। क्या? अब इसका क्या ही चटपटा बनाओगी, पहले से है, बस इस चिप्स की जान न निकाल देना। इतना कहकर दोनों कुछ चिप्स के पैकेट और प्याज टमाटर लेकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं स्वीटी गुनगुन को देखकर हैरान हो गई और गुनगुन से बोलती है, एक बात कहूँ गुनगुन, तुमको तुम्हारे सर पर कहीं चोट लगी है क्या? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है, पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? अरे तुम चिप्स में प्याज टमाटर डाल के खाने वाली हो, नॉर्मल लोग सब्जी में डाल के खाते हैं, पर शायद तुम नॉर्मल लोगों में नहीं आती हो। हमारे वहाँ ना झालमुरी ऐसे ही बनती है, पर एक बार इसको खा के तो देख, मजा आ जाएगा, फिर यही खाने की जिद करेगी तू हमेशा। बस कर बंगालन, इतनी भी पागल नहीं हूँ मैं जो तेरी अटपटी चीज खाने के पीछे पागल हो जाऊँ। गुनगुन हंसती ही जा रही थी। स्वीटी गुनगुन को टमाटर प्याज के साथ चिप्स खाते हुए देखकर हैरान थी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। धीरे धीरे गुनगुन झालमुरी भूलकर प्याज टमाटर वाले चिप्स खाने की दीवानी हो जाती है और एक दिन गुनगुन की माँ उससे दिल्ली मिलने आती है। उफ, कितनी गर्मी है दिल्ली में, कैसे रहती है तू यहाँ? जैसे कोलकाता में रहती थी। वैसे माँ, दीपा और टिया दोनों कैसी हैं? वो दोनों भी ठीक है, उन दोनों ने तेरे लिए कुछ भेजा है। ये क्या, झालमुरी? रुको, मैं आपको दिल्ली का झालमुरी खिलाती हूँ, इसे खाने के बाद ना आप झालमुरी खाना ही भूल जाएंगी। माँ बेटी बातें कर ही रही थी कि तभी स्वीटी आ जाती है और गुनगुन की माँ रेशमा से बातें करना शुरू कर देती है। नमस्कार आंटी, मुझे इतनी ही बंगाली आती है, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना बोल लिया वही काफी है। आंटी, आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे याद कीजिएगा, मैं हमेशा हाजिर हूँ। गुनगुन, वैसे इस दिक्कत परेशानी का नाम क्या है, अभी तक बताया नहीं इसने। गुनगुन की माँ की बात सुनकर स्वीटी, गुनगुन और रेशमा तीनों हंसने लगते हैं। अब फिर क्या था, गुनगुन चिप्स में प्याज टमाटर मिलाती है और चिप्स में ये सब डालकर खाने लगती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन की माँ रेशमा भी अब वापस कोलकाता अपने घर लौट जाती है। गुनगुन का चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाना कुछ ज्यादा ही हो गया था। अब तो स्वीटी भी परेशान हो जाती है और कहती है, बस कर गुनगुन, कितना चिप्स में प्याज और टमाटर डालकर खाएगी? ज्यादा चिप्स खाएगी तो मोटी हो जाएगी। अभी लड़के भाव देते हैं ना तुझे, देख लेना, मोटी होने के बाद भी कोई तेरे आसपास भी नहीं देखने वाला। चुप कर, मेरे खाने में ऐसे नजर मत डाल, खाना है तो खा, भाषण मत दे। तुझे खाना है तू खा, मुझे नहीं खाना। जब तू टुनटुन मौसी हो जाएगी ना तब पता चलेगा। खाने से मोटी नहीं हो रही, पर हाँ, तेरी तीखी तीखी बातें मुझे जरूर मोटा कर देंगी। इतना कहकर गुनगुन और चिप्स निकालकर उसमें प्याज टमाटर डालकर खाने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। कुछ दिनों बाद जब गुनगुन मार्केट से चिप्स प्याज और टमाटर लेने जाती है तो सब्जी वाले से कहती है, भैया ये टमाटर कैसे दिए? 2 किलो टमाटर 250 में, और 1 किलो टमाटर लेंगे तो 150 रुपए लगेंगे। अब बताइए कितना देना है? क्या बात कर रहे हो भैया, 150 रुपए में 1 किलो? इतना महंगा टमाटर? बाप रे, ये टमाटर है क्या सोना? इतना महंगा क्यों बता रहे हो? अरे लेना है तो ले जाइए, ज्यादा मोल भाव मत कीजिए हमरे साथ, ठीक है? बिक्री के टाइम पे पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। चलो निकलो यहाँ से,
अरे लगा गई पनौती, कुछ लेना देना होता नहीं है इनको, बस नौटंकी करवा लो इनसे। बढ़िया टमाटर खरीदने वाली। ये सुनकर गुनगुन को बहुत बुरा लगता है और वो दूसरी तरफ सब्जी लेने चली जाती है। पर हर तरफ टमाटर इतना महंगा होने के कारण गुनगुन उदास हो जाती है कि तभी दूर स्वीटी उसे जाते हुए नजर आती है और गुनगुन जल्दी से स्वीटी के पास पहुंच जाती। स्वीटी रुक जा थोड़ा यार, आराम से सांस तो ले ले। हुआ क्या है, इतना हाफ क्यों रही है? तेरे चक्कर में तेरे पीछे पीछे कब से भाग रही हूँ। तुझे कितनी आवाज लगाई, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? कैसे सुनाई देगा, मैंने अपने कान के अंदर तंबूरा जो डाल रखा है। तंबूरा? अब ये क्या है? नई नई चीजें कहाँ से लेकर आ जाती है? पागल, तंबूरा तो मैं मजाक में बोल रही हूँ, तंबूरा मतलब ईयरबड्स, समझी? दोनों घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। गुनगुन अब पहले से ज्यादा मोटी हो गई थी और अब तो गुनगुन का चिप्स खाना भी दुगना हो चुका था। टमाटर की महंगाई से तब भी गुनगुन चिप्स खाना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन स्वीटी मार्केट से टमाटर नहीं लाती तो इस बात से गुनगुन चिढ़ जाती है और बोलती है, तुझे एक चीज लाने को कहा था पर तुझसे तो वो भी नहीं होता कामचोर। ब्रेक मार ब्रेक, इतना कौन सुनाता है? चिप्स में प्याज टमाटर डालकर खाने वाली आदत को सुधार ले। और हाँ, टमाटर महंगा हो गया है, अगर तूने ये आदत नहीं छोड़ी तो तेरी लुटिया टमाटर के पीछे लूट जाएगी। स्वीटी गुनगुन को सुनाने लगती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और गुनगुन को अपने मोटापे से तकलीफ होने लगती है। गुनगुन बैठकर चिप्स खा रही थी कि उसके पेट में जोरों का दर्द होता है। स्वीटी उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर गुनगुन का चेकअप करता है और बोलता है, क्यों खाती हो जंक फूड जो तुम्हें और तुम्हारे शरीर को तकलीफ दे? इस उम्र में इतनी मोटी होना अच्छी बात नहीं है। दोबारा ऐसी हालत हुई तो मेरे पास मत लेके आना। डॉक्टर की इतनी कड़वी बातें सुनकर गुनगुन समझ जाती है और उसे एहसास होता है कि उसने स्वीटी की बात ना सुनकर कितना गलत किया और अब वो कभी चिप्स नहीं खाती। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव विक्रमगंज की, जहां लोग बहुत ही हंसी खुशी से रहा करते थे। सभी गाँव वासियों में बहुत प्रेम था जिससे सब मिलजुल कर रहते। वहाँ पर एक हरिया नाम का आदमी था जो कि दिल से बहुत अच्छा था। वो लोगों की बहुत मदद करता और वो गरीब जरूर था लेकिन दिल से बहुत अमीर था। बरसात का मौसम आता है, लोगों की फसल का वक्त था। हरिया और उसका दोस्त सुरेश अपने खेत के लिए निकलते हैं और आपस में बातें करते हैं। तभी हरिया कहता है, अरे सुरेश भाई, इस बार अपनी फसल बहुत अच्छी होगी। वो क्या है ना, जितनी बारिश होनी चाहिए बिल्कुल उतनी ही हो रही है। अभी इतना कुछ मत होइए भैया, काहे कि अभी पूरा सावन बाकी है और बरसात का कोई भरोसा नहीं। अरे भैया थोड़ा शुभ शुभ बोलो, अगर ये बर्बाद हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? एक तो यही हमारी रोजी रोटी है भाई। अरे इतना घबरा क्यों रहे हो भाई? अरे हम तो मजाक कर रहे हैं। ये गांव है और गांव में बारिश आने का बहुत संतुलन रहता है क्योंकि हम शहरी लोगों की तरह पेड़ों को काटते नहीं हैं। तुमको शहर के बारे में बहुत जानकारी है, कभी गए भी हो तुम शहर? अरे नहीं गए तो क्या हुआ, एक दिन हम भी चले जाएंगे। अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब तक इस गाँव में रहकर गुजारा करेंगे? हमने तो सुना है वहाँ कुछ भी नहीं है, सब कुछ इतना महंगा हो गया है